सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विषय में चैप्टर 3 धातु और अधातु के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। कल हमने देखा था कि जो कम सक्रिय धातु होती है या तो मध्यम सक्रिय धातु होती है, उसका हम किस प्रकार से निष्कर्षण कर सकते हैं। एक बार अपन जस्ट हाईलाइट रिपीट कर दे कि जो कम सक्रिय धातु होती है उनके ऑक्साइड को गर्म करने से रिडक्शन होकर धातु प्राप्त होती है, और जो सक्रियता श्रेणी के अंतर्गत जो मध्यम सक्रिय धातु होती है उनका निष्कर्षण भंजन अथवा तो कैल्सिनेशन जैसी विधि से होता है। भंजन या तो कैल्सिनेशन जैसी विधि से होता है। जो मध्यम सक्रिय धातु होती है उसका भंजन किसके लिए? जिन धातुओं के ऑक्साइड, जिन धातुओं की अयस्क सल्फाइड के रूप में हो, जिन धातुओं की अयस्क कार्बोनेट के रूप में हो, इसमें हवा की अधिक उपस्थिति, इसमें हवा की मर्यादित उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इनमें ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये हमने कल देखा था। उसके बाद आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक में थर्मिट प्रक्रिया। नया टॉपिक है थर्मिट प्रक्रिया। और इसका कॉन्सेप्ट तो हम आगे पढ़ चुके हैं कि जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को उनके यौगिक में से विस्थापित कर सकती है। इस प्रक्रिया को विस्थापन प्रक्रिया कहते हैं। सपोज मान लीजिए कि जो ये Fe2O3 है उनकी तुलना में Fe की तुलना में एल्यूमिनियम अधिक सक्रिय है, तो नियम ये कहता है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का विस्थापन कर सकती है। वापस क्या बताया? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिक में से विस्थापित कर सकती है। अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातुओं को उनके यौगिक में से विस्थापित कर सकती है। यहाँ पर ये कम सक्रिय धातु का यौगिक है, यहाँ पर यह अधिक सक्रिय धातु है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन प्रक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन प्रक्रिया। तो यहाँ पर होने वाला क्या है? इस Fe2O3 में से Fe का विस्थापन हुआ। विस्थापन का मतलब शॉर्ट एंड स्वीट वो निकल जाना, और उसका स्थान ले लिया अन्य सक्रिय धातु ने। प्लस एक प्रॉफिट गिनो कि लॉस गिनो। यह जो विस्थापन प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। यह जो विस्थापन प्रक्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी होने के कारण इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक प्रमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो विस्थापन प्रक्रिया हमने बोली कि विस्थापन प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के दौरान बहुत ही अत्यधिक प्रमाण में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसके कारण जो धातु होगी वो हमें पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगी। जो धातु हुई वो धातु प्राप्त होगी वो हमें पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगी, और ये ऊष्माक्षेपी है, मतलब प्लस ऊष्मा। इस प्रक्रिया को हम थर्मिट प्रक्रिया कहते हैं। वापस समीकरण को अपन दोहरा दे कि जो कम सक्रिय धातु का जो यौगिक है उसमें अधिक सक्रिय धातु हम डालते हैं, तो होता क्या है कि अधिक सक्रिय धातु ये कम सक्रिय धातु के यौगिक में से कम सक्रिय धातु का क्या कर देती है? विस्थापन। मतलब बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe अलग हो जाएगा, और ये प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है, और ऊष्माक्षेपी होने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होगी, और ऊष्मा उत्पन्न हुई उसके कारण हमें धातु क्या होगा? पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होगी। हमें धातु क्या होगा? पिघली हुई अवस्था में हमें धातु प्राप्त होगी।
यही एक उदाहरण है कि आयन ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के साथ यदि हम प्रक्रिया करें तो हमें पिघली हुई Fe का उपयोग रेलवे की पटरी अथवा तो मशीन की दरार होने वाले भागों को जोड़ने में होता है। ये पिघला हुआ लोहा है, मतलब ये दरार है, इसमें बीच में पिघला हुआ लोहा डाल दे तो पिघला हुआ डालेंगे, थोड़े समय पश्चात हमें पता है कि कोई भी पिघली हुई वस्तु, गर्म की हुई वस्तु को जब हम पिघालते हैं, जब वस्तु ठंडी होती है ऑटोमेटिकली वो ठोस अवस्था में आ जाती है। ये रेलवे लाइन की पटरी है, इसमें बीच में दरार है बड़ी सी, तो यहाँ पर हम पिघला हुआ लोहा डाल दें तो लोहा पिघला हुआ ठंडा हो जाने के पश्चात ये बराबर जुड़ जाएगा। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं थर्मिट प्रक्रिया। क्या कहते हैं इस प्रक्रिया को? थर्मिट प्रक्रिया। तो सीधी सी बात है, एक बात यहाँ पर ध्यान रखने जैसी बात यह है कि विस्थापन प्रक्रिया जो भी होती है, विस्थापन प्रक्रिया जो भी होती है वो ऊष्माक्षेपी होती है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होने के कारण इस प्रक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, ताकि क्या होता है, हमें धातु पिघली हुई अवस्था में प्राप्त हो सकती है। अभी आगे का टॉपिक देखते हैं। हमने सक्रियता श्रेणी में कम सक्रिय धातु का निष्कर्षण पढ़ा, मध्यम सक्रिय धातु का निष्कर्षण पढ़ा। अभी वैसी धातु जो बहुत सक्रिय है, सक्रियता श्रेणी की सबसे टॉच पर है, सबसे आगे है, वैसी धातु का निष्कर्षण कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेसिक जानकारी याद रखनी है कि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे आगे रही हुई धातु होती है वो थोड़ी सक्रिय अधिक होती है, वो थोड़ी सक्रिय अधिक होती है। और ये धातुओं के यौगिकों का जो K है, उनके यौगिकों का या तो Na2A उनके यौगिकों का हम कार्बन द्वारा रिडक्शन कर सकते नहीं हैं, हम कार्बन द्वारा रिडक्शन कर सकते नहीं हैं, क्योंकि अन्य धातु के लिए क्या था पता है, ये ZNO है प्लस C, तो यहाँ पर हम कार्बन द्वारा इसका रिडक्शन कर सकते थे। कारण क्या है, Zn को O के साथ जितना आकर्षण था उसकी तुलना में Zn का आकर्षण C के साथ, Zn को O के साथ जितना आकर्षण था उसकी तुलना में C का आकर्षण O के साथ थोड़ा ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, Zn को छोड़कर C के पास चला जाएगा। Zn O का आकर्षण Zn के प्रति जितना था उसकी तुलना में C के साथ थोड़ा ज़्यादा है, तो O यहाँ से छूट जाएगा और यहाँ पर चला जाएगा। पर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का आकर्षण है वो K के साथ ऑलरेडी अधिक होता है इसकी तुलना में। इस आगे वाले में क्या था, ऑक्सीजन का आकर्षण जिंक की तुलना में कार्बन के साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने के कारण Zn O में से O चला गया C के साथ और Zn अकेली पड़ गई। परंतु यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये धातु ऑक्सीजन के साथ अधिक आकर्षित होती है, ऑक्सीजन के साथ अधिक आकर्षित होती है, किसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में। यह धातु जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो ऑक्सीजन के साथ अधिक आकर्षित होती है कार्बन की तुलना में। बाकी अन्य धातु मध्यम सक्रिय में कैसा था, वो धातु की जो ऑक्सीजन के साथ जो आकर्षण बल था उसकी तुलना में कार्बन का ऑक्सीजन के साथ आकर्षण बल अधिक होता है। तो फिर हम क्या करेंगे, ये कार्बन के साथ रिडक्शन से तो हम इसका काम नहीं कर सकते, तो फिर हम पढ़ेंगे इस धातुओं के निष्कर्षण के लिए हम विद्युत अपघटन की विधि का उपयोग करेंगे। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, विद्युत अपघटन की विधि का उपयोग करेंगे। जो अधिक सक्रिय धातु है उनके निष्कर्षण के लिए हम विद्युत अपघटन की विधि का उपयोग करेंगे, बराबर। अभी कैसे कर सकते, उदाहरण कौन कौन सी, तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, उन धातुओं को उनके क्लोराइड के विलयन में से विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मतलब NaCl, MgCl2, CaCl2, ये इनका विलयन है, इनका हम विद्युत अपघटन करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे, और विद्युत अपघटन के माध्यम से ये धातु को हम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जो अधिक सक्रिय धातु है उनको प्राप्त करने के लिए हम कौन सी पद्धति दोहराएंगे, विद्युत अपघटन। और विद्युत अपघटन के दौरान दो ध्रुव होते हैं, एक कैथोड मतलब ऋण ध्रुव, एनोड मतलब धन ध्रुव।
ये याद रखिएगा। कैथोड मतलब ऋण ध्रुव, एनोड मतलब धन ध्रुव। जो भी विद्युत अपघटन होगा तब जो भी धातु होगी वो कैथोड पर जमा होती है, जबकि क्लोरीन गैस होता है वो एनोड पर जमा होता है। जो मतलब कहने का मतलब है धातु कैथोड पर जमा होगी और जो अन्य ऋण आयन होगा वो एनोड पर जमा होगा। कैथोड पर धातु जमा होगी और अन्य ऋण आयन जो भी होगा वो कैथोड पर जमा होगा। जैसे कि क्लोराइड है तो Cl2 गैस एनोड पर जमा होगी, ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन गैस एनोड पर जमा होगी। पर एक बात कि धातु तो ऑलवेज कैथोड पर ही जमा होती है। जो धातु होगी वो हमेशा कैथोड पर ही जमा होती है। अभी इसका एक उदाहरण पढ़ते हैं कि जैसे कि हमें विद्युत अपघटन करना है। किसका विद्युत अपघटन करना है? तो विद्युत अपघटन के लिए हमें कॉपर का विद्युत अपघटन करना है। बराबर। परंतु कॉपर का विद्युत अपघटन एक नई पद्धति है। पर अभी हमने थोड़ी देर पहले विद्युत अपघटन की विधि पढ़ी, राइट? उसमें हमें समीकरण भी देखना है। जैसे कि NaCl है तो कैथोड पर क्या होगा? कैथोड पर होगा ये प्रोसेस होगी और जिसके कारण सोडियम धातु मुक्त होगी। और एनोड पर क्या होगा? एनोड पर ये होगा अभी ये कैसे होगा प्रश्न है आपके मन में, मेरे मन में। ये होगा NaCl। पहले हम रफ में बनाते हैं। NaCl कभी अकेला तो जुड़ेगा नहीं, Cl ऑलवेज कौन से रूप में जुड़ता है? Cl2 भी। ये कैसे बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस तो बन गया NaCl। ये बनाओ पहले रफ में, फिर बैलेंस करो। यहाँ पर Cl2 है तो यहाँ पर भी Cl2 करने के लिए आगे 2 लिखेंगे। Na2 है तो इधर भी 2 लिखे। 20 के टुकड़े करो तो क्या होगा? 2Na प्लस और 2Cl माइनस। 2Na प्लस और 2Cl माइनस। अभी सोचो, लेफ्ट टू राइट जाना है, सॉरी राइट टू लेफ्ट जाना है। 2Na प्लस में से 2Na और 2Cl माइनस में से Cl2। ये धातु प्राप्त हुई, मतलब कैथोड एनोड। भी बात रही इलेक्ट्रॉन की। देखो, कैथोड पर हमेशा रिडक्शन प्रक्रिया होती है, और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करते हैं। एक Na प्लस को बैलेंस करने के लिए, Na प्लस होगा उसको ज़ीरो करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो 2 को कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में आए तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन राइट में आएगी। अदर उदाहरण बताते, जैसे कि Al2O3 पहले बना दो। Al प्लस ऑक्सीजन हमेशा O2 के रूप में जुड़ता है तो बन गया Al2O3। बैलेंस करते ये 2 है ये 3 है तो ये विषम को सम बनाओ, मतलब यहाँ पर 2 लिखो। तो ऑक्सीजन हो गए 6 तो यहाँ पर 3 लिखो। Al 4 हो गए। इसके टुकड़े करो, टोटल 4 Al प्लस 3। Al का Na प्लस 3, 3 गुना 2 6O माइनस 2। लेफ्ट टू राइट 4 Al प्लस 3 में से 4 Al बना एंड 6O माइनस 2 में से 3O2 बना। एक बात समझ लो, धातु कहाँ पर प्राप्त होती है? इधर। तो ये कैथोड होगा, ये एनोड होगा। कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रिया ही होगी। कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रिया होगी। और कैथोड पर रिडक्शन प्रक्रिया होने के कारण हमेशा रिडक्शन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गए? तो जितने धन आए हैं टोटल 1 के प्लस 3, 4 Al के 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन। इधर लेफ्ट में लिखा तो इधर किधर लिख दो? राइट में लिख दो। तो इस प्रकार हम
ये प्रक्रिया भी पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि हम किस प्रकार से ये काम कर सकते हैं कि जो सक्रियता श्रेणी के टोच पर रही हुई धातुओं का निष्कर्षण करना है, बहुत सक्रिय धातु है उनका यदि हमें निष्कर्षण करना है तो हमें एक काम करना पड़ेगा, उनका विद्युत अपघटन करना पड़ेगा। फिर इतना टॉपिक ख़त्म होने के पश्चात हम ये पढ़ेंगे कि ये जो धातु हमने निकाली वॉटेवर, वो धातु अभी भी थोड़ी बहुत अशुद्ध है, उनको कंप्लीट शुद्ध बनाना है, कंप्लीट शुद्ध बनाना। यहाँ पर हमें धातु प्राप्त हो गई है तीनों स्टेज में से। अगर कम सक्रिय धातु होगी तो फर्स्ट स्टेप लगेगा कि ऑक्साइड को गर्म करके हम प्राप्त कर सकते हैं। मध्यम सक्रिय धातु हुई तो भंजन या कैल्सिनेशन लगेगा, और अधिक सक्रिय हुई तो ये जो विद्युत अपघटन की विधि लगेगी। परंतु ये तीनों में से हमें धातु प्राप्त हो गई, फिर भी अभी धातु में थोड़ी बहुत अशुद्धि है। वो अशुद्धि को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे? उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम अभी क्या करेंगे बेटा? धातुओं का विशुद्धिकरण करेंगे, और उनके लिए हम वापस विद्युत अपघटन या शुद्धिकरण की पद्धति का उपयोग करेंगे, जिसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। धन्यवाद।